हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है हमारी 9th क्लास है। पॉलिटिकल साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, संविधान का निर्माण। और संविधान के निर्माण के अंतर्गत हम लोग लगभग अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा बचा है, आज हम लोग उसके आपका समापन कर लेंगे। और हम कल जब आपका पढ़ रहे थे तो हम आपका प्रस्तावना को देख रहे थे कि प्रस्तावना क्या है। हमने यूएस की प्रस्तावना को पढ़ा, साउथ अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। और भारतीय प्रस्तावना में जितने आपके महत्वपूर्ण शब्द थे, गणराज्य, समानता, लोकतंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष, क्लियर है, बंधुत्ता, समानता, न्याय, समाजवाद, इन सारे शब्दों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा और देखा। आज हम लोग जो है अपना लेक्चर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपकी क्वेरी नहीं है, तो हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है जो हमारा संविधान था, इस संविधान में जो आपकी प्रस्तावना थी, हम भारत के लोग भारत को, इन सारे शब्दों के साथ ही हम लोग अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से एक एक करके आपका पढ़ रहे थे और पूरी प्रस्तावना को हम लोग पढ़ चुके थे। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान रखिए कि क्या वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसको देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द हैं। पढ़ा होगा आपने, तो मैंने आपको बताया था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को क्या करा था, 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 19 आपका 76 में इनको उद्देशिका यानी कि जो हमारी आपका प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर इन दोनों शब्दों को ऐड किया गया था। क्या किया गया था? इनको ऐड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन संविधानों में जो विचार साझा हैं, उनकी सूची बनाइए। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को आप रेखांकित कीजिए। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? इस प्रस्तावना के बारे में कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं करती? तो कौन ऐसा है जो आपका ईश्वर का आह्वान नहीं कर रही है? कौन सी प्रस्तावना है? यूएस की है कि भारत की है कि साउथ अफ्रीका की है? इन सब में कौन सा एक साझा विचार है? आप उनको सूची बनानी है। और इनमें एक सबसे बड़ा अंतर क्या है वो आपको लिखना है। और कौन सी ऐसी प्रस्तावना है जो अपने अतीत के बारे में बताती है? बच्चों, अगर आप तीनों संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे तो अतीत के बारे में आपको बताएगी साउथ अफ्रीका की, ईश्वर के आह्वान के बारे में नहीं बताती है भारत की। ठीक, और कम से कम एक जो बड़ा अंतर है वो आप खुद ढूंढे। इनमें सभी का विचार साझा है, उनकी सूची बनाए कौन कौन से विचार है। भाई समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सारे विचार साझे हैं। बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसको स्वयं करेंगे। हम चलते हैं इससे आगे की तरफ और अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से आपका फोकस करते हुए ध्यान दीजिए। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बनाया भर नहीं है। कह रहे जो हमने संविधान बनाया है वो ऐसा नहीं कि जितना हमने दर्शन लिया है और मूल्य हैं केवल उसी भर का हो। जैसा कि हम पहले भी जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। कह रहे कि संविधान में क्या करा गया है, इन मूल्यों को हमने क्या किया है, संस्थागत रूप से उनको इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको स्थान देने की बात करी, जिससे हम भारत का संविधान कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर नए रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। और कह रहे हैं कि नए आपके समय समय के रूप देने के लिए इसमें नए चीजों की क्या पड़ती है, आपकी
जरूरत पड़ती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगता है कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं जाना चाहिए। उन्हें इसे पवित्र, स्थायी और ना बदला जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं आपका देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का भी प्रावधान रखा गया। अब देख रहे, कुछ ऐसा है, ना तो जो ये हमारा पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ स्थायी और ना बदल जाने वाले कानून के रूप में भी नहीं देखा। हम इसको बदल भी सकते हैं, हम कोई चीज में परमानेंट नहीं है। अगर हमको लगता है रिफॉर्म करना है तो हम इसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना हमें आगे क्या चीज है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। अगर हमको कोई रिफॉर्म करना है, जैसे हम लोगों ने समाजवादी पंथ निरपेक्ष 42 से संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया है, तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा संविधान संशोधन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। कैसे किया है, बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। कह रहे कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पढ़ा है तो आपको समझना बड़ा मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। क्या बताता है आपको बुनियादी जो नियम है वो बताता है, जिसके अनुसार क्या होता है, शासकों का चुनाव किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। बिल्कुल साफ लिखा है कि किसका कितना पावर ऑफ सेपरेशन की बात की है, स्पष्ट विभाजन है शक्तियों का। और कौन आपका डिसीजन मेकिंग आपकी बॉडी होगी, उसके बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, और ध्यान देना है इसमें बच्चों। आगे देखिए, और किसके बारे में कौन फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। और कह रहे हैं कि कुछ संविधान ने अपने नागरिकों को क्या किया है, ऐसे राइट्स दिए हैं, ऐसे अधिकार दिए हैं जिनके साथ क्या होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट अधिकार देके अपने नागरिकों को लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजन बाहर नहीं जा सकते। आप देखेंगे जो आपके मूल अधिकार हैं उनमें से ही एक है। क्या है, जो आपके मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार उनमें से ही एक है। कि आपको ध्यान रखना है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शीर्ष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संविधान प्रावधानों पर नजर डालें। यानी जितने हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और संविधान के कुछ प्रमुख अध्याय हैं जिनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलू पर आपको अगले वर्ष की किताब में चर्चा करेंगे। अब जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो सारा जो उन सब चीजों को नहीं समेट रही है, बल्कि जिसमें जो कुछ पहलू हैं उन्हें अगली कक्षाओं में, यानी कि जो आपकी कक्षा होंगी आपकी 10th 12th की, उन कक्षाओं में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वैसे तो ऑलमोस्ट जो है आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को आपको याद रखना आपका जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द क्या है, ताकि आप उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें, उन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप इनको देख सकें। जैसे रंग भेद का मतलब समझिए। दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ल अलगाव, खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। यानी कि वहां क्या था, काला और सफेद दोनों को डिस्क्रिमिनेशन वो लोग कर रहे थे। ठीक, धारा की बात करते हैं। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा
और क्या बात करें, अनुच्छेद, वो धारा होती है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन है। संविधान सभा जन प्रतिनिधियों की वह सभा जो लिखित संविधान का काम करती है। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन किसी सोच और काम करने की दिशा करने वाला बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह किसी, आप समझ सकते हैं, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध क्या है, देशद्रोह है। इतने शब्द आपको क्लियर होने चाहिए, आपको इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। शब्द हैं, शब्दावलियां हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हमको दिया गया है बड़े ही स्पष्ट रूप में। आप इनको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर ये आपके प्रश्न उत्तर आ गए, आप इनको देखिए। आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से देखा और आपको याद भी होगा जब हमने चैप्टर आपका प्रारंभ किया था तो चैप्टर का नाम था संविधान का निर्माण। क्लियर है? तो हम ये चैप्टर जो है आपका पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको देखिएगा, ये रहा चैप्टर नंबर 3 आपके समक्ष में। देख लिया, चुनावी राजनीति। किसके बारे में? चुनावी राजनीति के बारे में। चलिए इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अध्याय 1 में हमने देखा है कि, बात कर रहे हैं सिंपल परिचय की। अध्याय 1 में हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग आपका सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हमने देखा है किसी लोकतंत्र के प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। हम यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनाव प्रतिद्वंदी किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है, यानी कि जब बहुत सारी पार्टी आपस में दिखती हैं। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इनके सहारे हम लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। यानी कि टोटल हमको लोकतंत्र के बारे में समझना है कि लोकतंत्र क्या है। लोगों का ही तंत्र, तंत्र माने होती व्यवस्था। जब लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनको संसद भेजते हैं, उनको प्रमुख बनाते हैं, तो उसकी हम पूरी प्रक्रियाओं को हमको अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ना और समझना है। चुनावी राजनीति हमारा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सब्जेक्ट की तरह भी और एक व्यक्तिगत जीवन में जानने के लिए भी। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। क्या बात करेंगे हम लोग बच्चों कि चुनाव कैसे हो रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। फिर हर चरण में जो आपके सवाल हैं हम उनको पूछेंगे। जो आपके सीमा निर्धारण के लेकर जो उनका रिजल्ट है हम उनको देखेंगे। चुनाव कैसे हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं, स्वतंत्र ढंग से हो रहे हैं या नहीं, इसको देखेंगे हम। यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे कि किस तरह आपका निर्वाचन आयोग आपका निष्पक्ष स्वतंत्र ढंग से आपका चुनाव करा रहा है। इस पर भी हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से उस पर हम लोग आपका विचार करेंगे और इसको हम लोग आपका बहुत अच्छे से देखेंगे भी, पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना सबको ध्यान रहेगा बच्चों। चलिए अब पहली यूनिट हमारी शुरू हो रही है 3.1 चुनाव क्यों। अब हमको चुनाव ही क्यों कराने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपके मन में बहुत बार प्रश्न आया होगा, चुनाव क्यों, आखिर में वोट क्यों डलते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। एक छोटी सी कहानी हमको दी है, उसको पढ़ेंगे, देखिए, ताकि हमको कुछ चीजें और अच्छी समझ आए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव, आधी रात का समय, यानी कि आधी रात का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। कह रहा क्या हो रहा है कि उत्सुक भीड़ क्या कर रही है, शहर के चौराहे पर पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहा है कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती, लोग अपने नेताओं को देखने की उम्मीद में खड़े होते, उन्हें लगता कि हमारा नेता आ गया है। अब देखिए कितना अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ आपको चुनाव राजनीति का। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष महासमिति के प्रमुख, जो गुरुवार को उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा सी फुर्सत नहीं। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह उसने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीने में वो लगातार जनसभाएं कर रहा है और चुनावों की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मिल रहे अपने नेताजी देखने के लिए? क्योंकि वो लगातार अपनी चुनाव की तैयारी में, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक का उनका बिजी शेड्यूल है, इसलिए वो अपने चुनाव की। बच्चों, जब चुनाव होते हैं तो बड़ा तगड़ा कंपटीशन है। और देखिए आपके राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी झलक कुछ आप लोगों को यहाँ दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की घटना है। क्या है बच्चों? एक अखबार की घटना है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। कौन थी? 1982 से ही कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने युद्ध न्याय नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके? न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन चलाया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। ठीक, उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ और अन्य विपक्ष दल को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। बहुत सारी पार्टियों को मिलाया और कांग्रेस के खिलाफ क्या कर दिया? एक आपका मोर्चा बनाया। देखिए, ठीक है। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो वो किसानों और छोटे व्यापारी के लिए कर्जा माफ कर देंगे। समझते रहिए बच्चों आप चीजों को, पूरा चैप्टर आपको चुनावी राजनीति समझाएगा। क्या कहा उन्होंने कि अपने पूरे चुनाव प्रचार में क्या कहा देवीलाल ने कि अगर उनकी पार्टी सरकार जीती तो किसानों और जो छोटे व्यापारी हैं उनका कर्जा क्या होगा? माफ कर देगी। उन्होंने वादा किया कि यह सरकार का पहला कदम होगा और कह दिया अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सरकार का सबसे पहला कदम ही ये होगा। ध्यान रखना है। देखिए आगे देखिए, तब लोग तब की सरकार से नाखुश थे, यानी जो सरकार उस समय थी उससे कैसे थे? हैप्पी नहीं थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जब कर वोट दिया। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य में 90 विधानसभा सीटों में से 76, देखिए कितनी बच्चों? 90 में से 76 पर जीत मिली। अब आपको ये देखना है, आपका लिए प्रश्न है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितने सीटें हैं? क्या आपको स्वयं पता होना चाहिए। हम इसका कंपेयर अपने राज्य से भी तो कर सकते हैं अपनी पढ़ने के लिए। तो आपको पता करना है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितने सीटें हैं, लोकसभा की कितनी हैं और राज्यसभा की कितने हैं, ये आपको पता करनी है और आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो मैं आपको कल बता दूंगा। चलिए आगे देखिए। अब लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिल गई। लोकदल को कितनी मिली? अकेले 60 सीट मिली। ठीक, और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी। कांग्रेस को कितनी सीट मिली? सिर्फ 5 सीटें मिली। तो बच्चों ये हम जो पढ़ रहे हैं एक कांग्रेस की, ऐसा नहीं कि हम सीधी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम एक चुनाव है अखबार का जो एक पैराग्राफ है, हम उसकी कटिंग के पर आपकी चर्चा कर रहे हैं चुनाव। ठीक,
ऐसा कोई है नहीं कि मैं व्यक्ति विशेष किसी को कुछ कह रहा हूं। समझिए, चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। बच्चों, किसे चुना? देवीलाल को नेता। नेता का मतलब है जो आपके निर्वाचित, जो आपके विधायक चुन के आते हैं, वही विधायक अपने सदन का, दल का नेता चुनते हैं, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री मानते हैं, क्योंकि जब वो आपका शपथ लेता है मुख्यमंत्री पद की। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम को संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी कर छोटे किसान, खेतीहार मजदूर, छोटे व्यापारी के बकाया ऋण को माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। जैसी आपकी सरकार बनी, एक आदेश दे दिया कि जितने के पास उनका वो था कर्जा, उनको सबको क्या कर दो, आप उनको माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। क्या हो गया? अब उनकी सरकार गिर गई है। फिर किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की सरकार आ गई। तो आपको क्या लगा इससे, मैं इतनी कहानी पढ़कर? आपने क्या सीखा इस कहानी से? ये कहानी जो अखबार की कटिंग है, जो खबर है, आप इसको पढ़ के आपने क्या सीखा? कि पहले कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस को हटाया, लोक दल आ गई, देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए, वो घोषणा भी कर दी, फिर भी बेचारे क्या हुए, 4 साल तक ही शासन कर पाए, उसके बाद हट गए, फिर कांग्रेस आ गई। तो एक इसके बारे में आपको क्या सीख मिली, इस पर हम लोग विचार करेंगे। अब देखिए, समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुद करें खुद सीखें। क्या आपको मालूम है आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? बताइए बच्चों, आपके यहाँ विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए? आपके इलाके में पिछले 5 साल में और कौन कौन से चुनाव हुए? 5 साल में कौन कौन से हुए, खुद देखना है आपको। इन चुनावों के स्तर राष्ट्रीय, विधानसभा, पंचायत वगैरह उनके होने का समय और उसमें आपके क्षेत्र से चुने जाने वाले व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक, पार्षद को भी दर्ज करें। यानी कौन कौन से लोग थे उनका नाम भी दर्ज करना है, कब चुनाव हुई, ये तुम खुद करोगे। कब आपके यहाँ एमपी चुने गए, कब एमएलए चुने गए, कब जिला परिषद सदस्य चुने गए, कब आपके क्षेत्रीय परिषद चुने गए, कब आपके यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, क्लियर हुआ, कब आपके यहाँ बीटीसी चुने गए। ठीक, इनको सबको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिए। जगदीप नवप्रीत ने इस कथन को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा गलत है? फिर इस कथन में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं हो सकता। चुनाव में सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। लोग हर शासक दल से नाराज रहते थे और हर अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते थे। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। अब ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप तब छाटेंगे जब आपको पूरा अच्छे से पता हो, अगर आपने इतनी व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। अब मुझे बताइए कि अगर देवीलाल ने अगर अच्छा भाषण दे दिया तो उससे प्रभावित होकर क्या उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब तक आपके विधायकों का समर्थन नहीं होता तब तक ऐसे नहीं बनते। आप अपने माता पिता से, जो आपके बड़े हैं, आपके अध्यापक से, आप उनसे चर्चा कीजिए, फिर आपको सारी चीजें आपको समझ आएंगी। और अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएंगे और आप उन पर बहुत अच्छे से विचार भी कर पाओगे कि ऐसा स्थिति क्यों बनी हुई है। अगला देखिए, इसी में जो आपकी यूनिट है, चुनाव की जरूरत क्यों होती है। ये सबसे बढ़िया बात है कि हम लोग वोटिंग क्यों कराते हैं, क्या कारण है कि हमको चुनाव की आवश्यकता है, मुझे बताइए। क्या जरूरी है चुनाव कराने या बहुत जरूरी है?
है तो हम 5 साल में ही क्यों करवाते हैं, और कभी कभी उससे पहले भी होते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। कह रहे कि अगर कोई आपका नियमित लोकतंत्र है जहां पर सारी चीजें अच्छे से होती हैं तो उन पर क्या होता है, एक अंतराल में चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों का चुनने के लिए चुनाव होते हैं। कह रहे कि बहुत दुनिया में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर जो आपके जनप्रतिनिधि जो आपके चुने जाते हैं उनके चुनने के लिए क्या होता है, आपके चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अन्य अनेक ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं। कह रहे बहुत जगह आपका लोकतंत्र नहीं है लेकिन फिर भी क्या होता है, वहां आपके चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? अब प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगा है कि हम ऐसा क्यों है कि हम लोगों को आपकी चुनाव की आवश्यकता हो रही है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। और कैसी कल्पना करनी है बच्चों? बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की हमको कल्पना करनी है। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। कह रहे कि अगर चुनाव ना हो, लोग एक साथ बैठे सारे लोग फिर कोई फैसला लें तो क्या कोई हम लोग आपका डिसीजन ले सकते हैं? लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा बड़े समुदाय के लिए काम करना आपका संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। क्या संभव नहीं है बच्चों कि हर कोई फैसला कर पाए, उसके पास समय भी हो और उसको सॉल्व करने का उसके पास ज्ञान भी हो, अगर हम चुनाव ना करवा रहे। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आपका क्या करते हैं, शासन करते हैं। ध्यान आया? क्या करते हैं लोग? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। तो ये पूरी शासन व्यवस्था, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए कि क्या चीजें हैं, क्या प्रक्रिया इसमें हो रही है। तो बच्चों, आप इस पूरी शासन प्रक्रिया को, चुनाव प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उसका पार्ट बनेंगे, आप उसको समझेंगे। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया तो हमारे सामने वर्ष में, अगर मान लीजिए 5 वर्ष में 1-2 बार तो होती रहती हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। इस तरह शहरों में आपके पार्षद के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, आपके नगर निगम के आपके चुनाव होते हैं। तो इस तरह से हमको चुनावी जो माहौल है और उसकी जो आपकी खबरें हैं वो हमको मिलती रहती हैं, उसके पूरे तरीका हम लोगों को पता है। बहरहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग चुनाव ना कराएं तो हम कैसे शासन कर सकते हैं। उसकी एक कल्पना की छोटी सी झलक हम लोगों को देखी कि कोई समुदाय किसी के विषय में ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आपका क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ही शासन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज का इस चुनावी माहौल में आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, तो जो माहौल है चुनावी माहौल, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम आपको किस तरह पढ़ें, किस तरह देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।